ओके, अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. We need to keep in mind कि whatever theories were developed during this time by Niels Bohr, they were all based upon hydrogen or elements which behave like hydrogen. So his experiments were limited to hydrogen या फिर hydrogen like elements. For example, hydrogen itself या फिर helium plus या फिर lithium plus plus and so on. Now, ये study करते वक्त there was a very very significant thing that he found out, that was what are the maximum number of lines produced when an electron jumps from nth level to the ground level. तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट शेल में है, वो जंप करके फोर्थ शेल में गया, या फिर फोर्थ शेल में है जंप करके फर्स्ट शेल में गया. ड्यूरिंग दिस इट कैन जंप फ्रॉम 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1, या फिर 3 to 2, 3 to 1, ऐसे करके वो वेरियस जगह में जंप कर सकता है. 2 to 1. बात समझ में आया? तो Based upon the energy given, ना? हाँ, तो बेसिकली लेट मी जस्ट गिव यू अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. हम ये बोल रहे हैं कि मान लो देयर इज अ न्यूक्लियस, शेल 1, शेल 2, शेल 3, शेल 4, शेल 5, ऐसे बहुत सारे शेल है. हम तुमको बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आता है, फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2, फ्रॉम शेल n to शेल k, यहां से जब जंप करके यहां आता है, तो वो यहां से यहां आते वक्त या तो डायरेक्टली ऐसे जंप मार के आ सकता है, या फिर बच्चा लोग जैसे सीढ़ी में फुदकते फुदकते आता है वैसे आ सकता है, या फिर बड़ा लोग जो ऐसे सीढ़ी में फुदकता है वैसे वैसे आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है. तो देयर आर वेरियस वेज फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम nth शेल टू kth शेल ना. तो टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस कितना होगा? अब यहाँ पे रेडिएशंस का बात कहाँ से आया? जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरा शेल जंप करता है तो वो कुछ एनर्जी या तो लेगा या देगा. अगर अंदर की तरफ आएगा तो देगा, अगर बाहर की तरफ जाएगा तो लेगा, है ना. तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम nth लेवल टू द ग्राउंड लेवल, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, देगा, एंड एवरी टाइम इट डज सो एक रेडिएशन निकलता है. तो देयरफॉर we need to find out a numerical value of how many such lines are produced, how many such combinations are there, and we have a formula for this, n into n minus 1 by 2. इसको हम थोड़ा सा तुम लोग को सिग्निफिकेंट वे में समझाते हैं, इंपॉर्टेंट वे में समझाते हैं. एक इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ शेल से जंप करके फर्स्ट शेल में जाएगा, फोर्थ शेल से जंप करके फर्स्ट शेल में जाएगा, देन ये बात समझ लो कि फर्स्ट शेल यहां पर होना जरूरी है. इट कैन नॉट बी एनी अदर शेल, इट हैज टू बी द फर्स्ट शेल, ग्राउंड शेल. तो फोर्थ शेल से अगर फर्स्ट शेल में जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे n, एंड मेरा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, का फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 और 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2. बात समझ में आया? तो सम ऑफ n नंबर से कैसे रिलेट हो गया सर ये? देखो, अगर मेरे पास, हम तुमको ऐसे समझाते हैं. डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर AP 1 2 3 4 हाँ 5 सर. 6? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? तो यही तो था. n इंटू n प्लस 1 बाई 2 था. ओ हाँ सर. वो माइनस नहीं था सर, 1 इंटू n प्लस अरे 1 बाई हाँ. 2 था. दोज वर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. तो ये सिमिलर टू दैट है, नॉट द सेम एज दैट. ये एक्चुअली क्या है तुम लोग को बता देते हैं, इफ यू आर क्यूरियस टू नो. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड NC2, n कॉम्बिनेशन 2. मतलब if there are n things and you need to take them 2 at a time, तो what you get is NC2. ये वो चीज है. कैलकुलेटर में अगर तुम देखेगा तो there is a function which allows you to do so. तो मान लो मेरे पास ऐसे करके 10 शेल है, तो हम तुमसे पूछा कि 10th शेल से लेके फर्स्ट शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, what will be the number of spectral lines? तो either you do like this 10 into 9 by 2 मतलब 45,
और use your calculator, your scientific calculators, वहां पे लिख दो 10 combination so come out to be 45. ये बात सबके समझ में आया? हाँ सर। चलो गुड। कुशल, अब हाँ मतलब ये तो पता चल गया कि कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, बट हाउ विल दैट हेल्प अस? बस ये एक वैल्यू है जो एग्जाम में तुमसे पूछेगा, तुम लिख देगा, नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, पापा मम्मी खुश, गिफ्ट मिलेगा, यही है हम लोग के लाइफ में। वैसे स्पेक्ट्रल लाइन मतलब रेडिएशन कितना निकल रहा है हाँ ना? हाँ हाँ एकदम एकदम। स्पेक्ट्रल हर लाइन बार वो तो जंप करे, कितना अलग-अलग जंप है। अग्रीड, बेसिकली हर बार जंप के लिए हम लोग एक स्पेक्ट्रल लाइन एसोसिएट करते हैं उसके साथ, एक एंड स्पेक्ट्रम क्या हर एक एसोसिएट करते स्पेक्ट्रल लाइन का एक स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू होता है? हैं। यस एकदम एकदम। हाँ एग्जैक्टली, वही हम लोग सीखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन वो हम एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी तक कोई पूछा नहीं, दैट इज कि व्हाट विल हैपन इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स, या हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी देयर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 10th शेल टू द 4th शेल, नॉट टू द फर्स्ट। तब कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है, उसका फॉर्मूला इज दिस। तो अगर मेरा क्वेश्चन होगा 10 से 4th तक जंप किया और कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगा, तो द आंसर विल बी 10 minus 4 into 10 minus 4 plus 1 divided by 2. सर यही सेम फॉर्मूला होगा, बस 10 - 4 करके n का वैल्यू मिल जाएगा। तो वहीं से सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं है। समझ गए सर। नाउ अभी तक हम लोग जो बात की है उसमें ये चीज तो एविडेंट है, जब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से 4th शेल जाता है या 4th शेल से फर्स्ट शेल आता है, वो या तो एनर्जी लेगा या एनर्जी देगा, देयर इज नो थर्ड वे। एनर्जी लिया तो फर्स्ट से 4th में गया, एनर्जी रेडिएट किया तो 4th से फर्स्ट में आ गया। तो द लॉस और गेन इन एनर्जी, मतलब चेंज इन एनर्जी, E2 - E1 डेल्टा E विल बी इक्वल टू h म्यू। अभी हम तुम लोग को बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जब जंप करके एक शेल से किसी और शेल पे जाता है, वो तब जाता है वो एनर्जी या तो लेता है या देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेगा तो कहां से लेगा? फ्रॉम सनलाइट। तो दैट एनर्जी इज क्वांटिफाइड एज h म्यू। तो डेल्टा E इज इक्वल टू h म्यू। अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये डेल्टा E इक्वल टू h म्यू, म्यू के जगह हम c बाई लैम्डा लिख देंगे, तो अल्टीमेटली यू गेट दिस। नाउ Rydberg's equation is basically an equation which we were doing in the last class. Remember, 1 by wavelength is equal to a constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. तो वो जो कांस्टेंट था उसको हम लोग Rydberg's कांस्टेंट बोलते हैं। इट हैज अ वेरी पिक्यूलियर वैल्यू। यहाँ पर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, आई जस्ट सेड कि 1 बाई वेवलेंथ होता है फॉर्मूला में, तो इट इज 1 बाई वेवलेंथ is equal to a constant which we'll call Rydberg's constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. And did I also tell you कि 1 by wavelength is also known as wave number, है ना? देखो entire picture यही वाला है। constant का वैल्यू याद रखना, it is 109677 per centimeter. इंटरेस्टिंग चीज देखो कि ये जो R है इसका यूनिट होता है पर सेंटीमीटर। ये जो है ये तो पूरा एक नंबर है, यहाँ पे तो और कुछ नहीं है ना, दिस इज अ नंबर। 1 by n1 square is a number minus 1 by n2 square is a number। तो r का वैल्यू हो गया सेंटीमीटर टू द पावर -1, और इधर में लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसका डायमेंशन क्या होगा? अगेन सेंटीमीटर टू द पावर -1 इंटू कॉन्स्टेंट, मतलब सेंटीमीटर टू द पावर -1। आई रिपीट, r का यूनिट है सेंटीमीटर टू द पावर -1। ये वाला जो टर्म है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इस पूरा चीज का यूनिट हो गया सेंटीमीटर टू द पावर -1। उसी तरह इसका भी यूनिट देखो 1 बाई सेंटीमीटर, मतलब अगेन सेंटीमीटर टू द पावर -1। ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग अ यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। फिजिक्स में क्या है? डायमेंशन एनालिसिस। सर जो फिजिक्स में कर रहे हो अपने आप उसकी को तरह म्यूट सेम कर है कि लेना थोड़ा अलग है। है? क्या चीज?
मतलब डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स में भी है, तो ये सिमिलर है कि बहुत ये अलग है? एकदम सेम है, एकदम सेम है। हम जैसे एक टर्म ले लिया, वहां पे थोड़ा सा MLT बोल के बताएगा, हाँ मतलब हाँ उसको हाँ। तोड़ेगा इनटू मास, लेंथ एंड टाइम, तो हाँ हाँ बट हाँ। अल्टीमेटली कॉन्सेप्चुअली सेम चीज है। अरे ठीक है। करो, फिजिक्स में भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, बता देगा। ठीक है। हम ओके, पहुंचना नहीं है वहां पे फिजिक्स में। करना, मेरा वो फर्स्ट बहुत चैप्टर हो इंपॉर्टेंट गया। चीज है और वो बहुत बहुत फंडामेंटल चीज है, वो करना जरूरी है। तो एक बार समझ में आने के बाद बहुत इजी है, फटाफट हो रहा है फिर। फंडामेंटल चीज वही होता है, जो समझ में आ जाएगा एक बार तो बहुत इजी लगेगा, जब तक नहीं समझ में आएगा वो थोड़ा जानलेवा होता है। ओके, तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट या उसका इक्वेशन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, हम लोग के काम का नहीं है, वी डोंट नीड टू गेट इनटू दिस राइट नाउ। नाउ अब देखो, सीरीज लिमिट फॉर लास्ट लाइन ऑफ अ सीरीज, इसका मतलब समझते हैं थोड़ा। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग वो जो हम लोग लास्ट डे किए थे, लायमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चे सीरीज, याद है? वहां पे हम बताए थे 1 से लेके जब कोई फर्दर शेल में जाता है तो उसको बोलते हैं लायमन सीरीज, जब सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी और शेल में जाता है तो बोलते हैं बामर सीरीज, थर्ड से जाता है तो पास्चे सीरीज एंड सो ऑन। लेकिन व्हाट इफ अगर जिस शेल में जाता है वो इंफिनिटी पे है, तो उसका एनर्जी तो विल बी जीरो, ये तो हम लोग अभी अभी देखा। तो देयरफॉर बचेगा क्या? लाइमन के केस में 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, तो ऑल यू हैव इज 1/1 स्क्वायर। क्या मेरा बात समझ में आया? नहीं समझ में आया। सर मेरे को भी समझ नहीं आया ठीक से। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला था R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। डू यू अग्री दिस मच? ये यस एनर्जी नहीं था, एक्चुअली डेल्टा एनर्जी था। नाउ मेरा बोलना ये है कि अगर n1 का वैल्यू 1 हुआ और n2 का वैल्यू हुआ मोर देन 1, कोई भी नंबर, तो इस सीरीज को तुम लोग क्या बोलता था? लायमन सीरीज बोलता था। हाँ। तो लायमन सीरीज में डेल्टा E इज इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इज इट करेक्ट? अगर n2 का वैल्यू इंफिनिटी हुआ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा E? 0। नो, n2 का वैल्यू इंफिनिटी हुआ तब ये टर्म जीरो होगा बेटा, बट ये सब टर्म तो रहेगा ना। तो R इंटू R बाई इंटू N1 हो जाएगा। देखो R ये बाई है, आरी ये आएगा, सिर्फ आर। हाँ सर, लायमन लिमिट आएगा। हाँ सर। गुड। उसी तरह अगर बामर सीरीज का बात करें तो n1 का वैल्यू होता है 2 और अच्छा n2 का वैल्यू होता है एनी नंबर मोर देन 2। देयरफॉर अगर n2 becomes infinity, तो what do you think will be the value of delta E? R बाई N2 में इंफिनिटी होना R चाहिए। by R 2 बाई 2 square, R by 2 square। हाँ। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम पास्चे ब्रैकेट फंड हम्प्री। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। गर्व समझ में आया क्या? लूजिंग ट्रैक? हाँ हाँ हाँ। गुड। अब हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस का इंटेंसिटी का बात करेंगे। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बस खाली ये ध्यान रख लेना कि लायमन सीरीज का अगर बात करें तो सेकंड से फर्स्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा कंपेयर टू अगर वो किसी फर्दर अवे शेल से अपने ग्राउंड शेल पे जंप करे। बस इतना सा ध्यान में रखना, इतना काफी है। और ये ऑब्वियस सा भी बात है, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन यू जंप फ्रॉम द सेकंड शेल टू द फर्स्ट शेल। ठीक है, सेम वे में बामर एंड ब्रैकेट सब में एक इलेक्ट्रॉन जितना पास का शेल से होम ग्राउंड में होम या ग्राउंड स्टेट में जंप करता है उतना इंटेंसिटी उसका ज्यादा होता है। समझ गया। ओके, तो ये उतना न्यूक्लियस के पास होता है। हाँ एग्जैक्टली। आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी, इनके बारे में बात करते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल का वैल्यू होता है जब n1 से n2 जाएगा बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन। इन अदर वर्ड्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन n1 शेल में है उसको तुम एनर्जी देके n2 शेल में भेजा तो वो एनर्जी गेन किया, काइनेटिक एनर्जी गेन किया तो एक्साइटेड स्टेट में गया। तो एनर्जी विल बी En2 माइनस En1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब स्मॉल ई बेसिकली। उसी तरह अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल का बात करें, आयनाइजेशन पोटेंशियल रिमेंबर क्लास 10 में आप लोग किया था कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक गिवन शेल से इंफिनिटी नंबर ऑफ शेल में लेके जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिएगा। तो देयरफॉर
En2 which is because of infinity, तो En2 तो 0 हो जाएगा, तो मेरा आंसर बचेगा En1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या ये चीज समझ में आया? हाँ हाँ डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल याद करने का कोशिश करो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड एटम, रिमूव मतलब टू टेक इट टू इंफिनिटी, एंड देयरफॉर दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर कभी मुझे निकालने बोले ऑफ एनी सब्सटेंस, तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमेशा इतना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई मीन टू से फॉर हाइड्रोजन। लेकिन अगर किसी जनरल एलिमेंट का बात करें, हाइड्रोजन का बात नहीं करे, और उसका किसी भी शेल का बात कर रहा हूं, मान लो फोर्थ शेल, तो मेरा फॉर्मूला में ये चेंज हो जाएगा। तो इफ आई से व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इन फिफ्थ ऑर्बिट, तो आई का वैल्यू बताओ क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस का एक इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन द फिफ्थ ऑर्बिट। हेलो, हाँ सर बोल रहे सब खो गया अचानक। Z का वैल्यू कितना होगा बताओ? 4, क्यों तो आंसर 2.176। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2 गुरुजी, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4, तो Z इज 2। एंड हम लोग किस शेल का हम बात Z कर रहे स्क्वायर हैं? बोल रहा था, अच्छा जबरदस्ती, हम तुमसे Z पूछा, तुम Z स्क्वायर बोल रहा था। ध्यान नहीं दिया ना सर। अच्छा बेटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इनटू 13.6, जो भी आएगा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 2.176। बात समझ गया? हम्म। नाउ यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों वैल्यू है दे आर इक्वल। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज द सेम एज 2.17 into 10 to the power minus 18 joules per atom, ये ध्यान रखना। तो अगर इस पे क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ He plus ion, how much energy is required to bring that electron from the fifth shell to infinity? इसका मतलब एग्जैक्टली exactly what do you डायरेक्टली mean? फॉर्मूला में डाल देगा वैल्यूज, 2 और 5 तो डाल दिया, हो गया। करेक्ट, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि वो लोग कभी कभी स्टेटमेंट लिख के तुमको इंडिकेट करेगा कि हम लोग कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, तुमको समझना पड़ेगा कि दे आर कॉलिंग फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर फॉर्मूला बैठाना तो ये चाइल्डिश है। सर जहाँ इन्फिनिटी आ गया मतलब वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी लगा देगा ना, हाँ kind इस केस में। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं। कुशल सो गया लगता है। कुशल तो छोड़ दिया तू? छोड़ ही दिया। हाँ सर, 5 मिनट हो गए छोड़े, बोले तो। ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या करे इस लड़का का, कभी कभी समझ नहीं आता है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, उसका लिमिटेशन क्या है? तो एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। थॉमसन का जो मॉडल था, वो सर जे थॉमसन जो उसको प्रपोज किया था, जो मॉडल बताया था, वो उसमें बताया था कि देयर इज अ पुडिंग पाई जैसा सब्सटेंस जिसमें प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है एंड ऑल दैट, वो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स रहता है। फिर उसका ड्रॉबैक था। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड्स का मॉडल, वो कुछ प्रपोज किया, फिर उसके बाद उसका ड्रॉबैक था। फिर आया बोर का मॉडल, वो सारा गलती पूरा किया, बट इसका भी कुछ ड्रॉबैक था। तो क्या बात समझ में आ रहा है? चेंज समझ में आ रहा है? तो लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल क्या बोलता है? नंबर 1, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ऐसा कैसे? याद है हम लोग बताए थे कि इट ओनली टॉक्स अबाउट
हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स में मल्टी इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो इसका जो भी डिस्कवरीज था, इसका जो भी अचीवमेंट था, दोज वर फॉर सब्सटेंसेस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई थिंक ऐसा एक डाउट था लास्ट तुम लोग के मन में। ओके, पार्ट 2, by using a high resolving power spectroscope, it is observed that the spectral line in hydrogen spectrum is not a simple line but a collection of several lines very close to one another. याद है हम लोग बारकोड का बात किए थे लास्ट डे? सेम चीज। Bohr's theory does not explain the fine spectra of even the hydrogen atom. तो atomic spectrum वगैरह को explain करने में Bohr's theory was not capable enough. Next, spectral lines split into a group of inner lines under the influence of magnetic and electric field. मतलब कोई एक spectral line के ऊपर अगर तुम magnetic field apply करो तो वो split हो जाएगा into finer spectral lines. हम अगर सीधा भाषा में बोले कि एक बारकोड बना, उसमें एक बारकोड को जूम करके अगर तुम स्प्लिट कर देगा तो मल्टीपल और बारकोड्स बन जाएगा। दैट इज अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हुआ तो उसको बोलेंगे ज़ीमैन इफेक्ट, और वो इलेक्ट्रिसिटी के चलते हुआ तो स्टार्क इफेक्ट। मेरा बात समझ में आया? अच्छा, मतलब स्पेक्ट्रा के अंदर टेक्निकली स्पेक्ट्रा हो गया देखा। हाँ हाँ, एकदम कंपाउंड स्पेक्ट्रा हो गया, एकदम एकदम। तो अगर वो स्प्लिट करता है, अगर मेरा स्पेक्ट्रा का एक लाइन स्प्लिट करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग बोलेंगे ये इफेक्ट इज ज़ीमैन इफेक्ट। ये बाद में डिस्कवर हुआ था, ये बोर्ड ने डिस्कवर किया था ऑब्वियसली। और अगर वो स्प्लिट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हम लोग बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड के चलते वो स्प्लिट किया तो बोलेंगे ज़ीमैन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते वो डिफ्रैक्ट किया तो उसको बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। ये भी बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया था, ऑफ कोर्स इसको ज़ीमैन और स्टार्क एक्सप्लेन किया था। Bohr's theory is not in agreement with Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg का नाम पहले कोई सुना हुआ है? सुना सुना लग रहा है। अरे, ब्रेकिंग बैड का हीरो का नाम हाइजेनबर्ग था। डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा देर में हाइजेनबर्ग के बारे में। कोई देखा नहीं है ब्रेकिंग बैड? नहीं सर, आप बोले तो अच्छा देखेगा, टाइम इट इज मिलेगा वन ऑफ द फाइनेस्ट, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बहुत सही है। सर मनी हाइस्ट भी अच्छा। दो अलग कैटेगरी है। मनी हाइस्ट में देयर वर टू मेनी कैरेक्टर्स। यहाँ पर मनी हाइस्ट में फैमिली का एलिमेंट एकदम भी नहीं था, इसमें है, सो इट बिकम्स मोर स्पेशल। मुझे मनी हाइस्ट से थोड़ा बेटर लगा, ऑल्दो कंपेयर नहीं कर सकता, दो अलग जॉनर है ऑल टुगेदर। मनी हाइस्ट में देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सभी पहले से ही ऐसा था। यहाँ पर देयर इज अ स्कूल टीचर, एक प्रोफेसर, एक बहुत सीधा साधा प्रोफेसर। बताए थे हाँ, ही सर, आपके जैसा टर्न्स बताए थे हम लोग को। मेरे जैसा, हाँ राइट। ओके सर, तो मतलब बोर खाली स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर पाया, पर उसके अंदर का जो कंपोनेंट्स कैसे वर्क करता है उसको ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाया था। कांट से दैट। बोर के पास जो हाथ में समय था उस बेसिस पे वो जितना जस्टिफाई किया, एक्चुअली वो ब्रेक थ्रू था हम लोगों के लिए, तो किसी भी मायने वो में बहुत उसको यंग एज में फिजिक्स को मर गया था अंडरमाइन शायद नहीं कर से। सकते। यस, एंड हाँ। बोर का थ्योरी का खासियत क्या है ना, कि वो बस प्रॉब्लम भी यही है, खासियत भी यही है कि वो हाइड्रोजन के लिए खाली कर पाया और किसी के लिए नहीं कर पाया। तो had he got the opportunity to take the thing forward, तो obviously आगे का भी आता, but of course time is an issue। तो देखो, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं, जल्दी से करो जरा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के करना, हाँ छापना मत। सर लाइन में मतलब 1 से आगे जाता है ना? केशव क्लियर हो रहा है? केशव भी भाग गया क्या? सर यही है। ओके, क्लियर हो रहा है? हाँ सर।
नंबर 8 हुआ सबका? एक सेकंड सब कर रहा है। देखो हम एक बार बता देते हैं, समझ लो। यहाँ पर बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट, लाइमैन सीरीज है, तो वो फर्स्ट से सेकंड जा सकता है, थर्ड जा सकता है, फोर्थ जा सकता है, 10th पे जा सकता है, इंफिनिटी पे जा सकता है। तो अगर तुम लोग मैथमेटिकली देखो कि जो वेवलेंथ का वैल्यू आएगा ये वाला 1 बाई वेवलेंथ सॉल्व करके जब वेवलेंथ आएगा ये वाला फॉर्मूला से, तो जब n2 का वैल्यू इंफिनिटी होगा तब लैम्डा का वैल्यू विल बी शॉर्टेस्ट मिनिमम, और जब n2 का वैल्यू विल बी द नेक्स्ट ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट गया तो n2 का वैल्यू अगर 2 होगा तो लैम्डा का वैल्यू विल बी मैक्सिमम। सर आर का जगह पे वो क्या था, राइडबर्ग्स वैल्यू डालना है क्या, कांस्टेंट का वैल्यू? आर की जगह पे रिडबर्ग्स कांस्टेंट, करेक्ट। तो मतलब 109 मतलब जो भी था 1,09,677.76 वो डालना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, ये कैलकुलेटर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सर हम एग्जाम में दे दिया है, स्कूल में दे तो दिक्कत हो जाए, सीबीएसई में कैलकुलेटर नहीं देता। नहीं देगा, चिंता मत कर, ये सब सीखने के लिए होता है। और देगा तो ऐसा देगा ना कि 2 जन का रेशियो निकालने देता है, तब RH कट जाएगा। होता ठीक। अच्छा मतलब दोनों का वेवलेंथ का क्या रेशियो होगा तो फिर अच्छा ठीक है। राइट, तब कैंसिल हो जाएगा, चिंता नहीं है। तब अच्छा बात। तब अच्छा। ओके, ये वाला हम लोग के काम का नहीं है तो ये वाला भी स्किप कर जा रहे हैं। ओके, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर। पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते थे इज अ पार्टिकल, तो उसका पार्टिकल नेचर का भी बात करेंगे। बाद में जाके हम लोग को रियलाइज हुआ कि नहीं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इट बिहेव्स लाइक अ वेव, तो उसका वेव नेचर को भी स्टडी करेंगे हम लोग। तो दिस इज द टाइम व्हेन द ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस इन द स्टडी और द एनालिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तुम सोचो कोई चीज को आज तक जब तुम एक पार्टिकल बोल के जानता था, अचानक से तुमको पता चले कि नहीं वो पार्टिकल नहीं है, एक वेव है, तो देयर बी टर्बुलेंस, मतलब अपना विश्वास के ऊपर में डाउट होने लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक सैंड पार्टिकल अगर तुम हाथ में छुओ तो यू कैन फील दोस पार्टिकल्स, राइट? तो इलेक्ट्रॉन का अंडरस्टैंडिंग पहले वैसा था, अचानक से बोला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, वेव के जैसा है, मतलब सन रेज के जैसा है, वो तुम छू नहीं प्रूव करने सकता के है। लिए बहुत स्ट्रांग रीजन चाहिए होगा फिर तो। एग्जैक्टली, तो पूरा चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ थ्योरी है ना। तो ये वो टाइम है, ठीक है। ओके, सो इन 1924 लुई डी ब्रॉगली, इसका नाम का डी में डी छोटा है, ठीक है, वो प्रपोज किया, वो एक थॉट एंटरटेन किया कि एन इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट बिहेव्स बोथ लाइक मटेरियल एज वेल एज वेव। कभी पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है, कभी वेव के जैसे बिहेव करता है। दिस प्रपोजल गेव बर्थ टू अ न्यू थ्योरी एज वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। मतलब पार्टिकल के जैसे एज वेल एज वेव के जैसे उसको आइडेंटिफाई करने का जो उसको स्टडी शुरू। कंफर्टेबल रहेगा तो उस तरीके से वो ऐड करेगा, या वो पर्टिकुलरली उस तरीके से ऐड करता है? नहीं समझे, वापस बोलो। मतलब जैसे यहाँ पर जैसे बोला पार्टिकल एंड वेव, हाँ, मतलब इट तो कैन एक्ट एज एज पर बोथ। सिचुएशन वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, करेक्ट। हाँ वही। हनुमान जी के जैसे एकदम। According to this theory, the electrons, protons and even atoms when in motion possess wave properties. तो वो बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन पे रहता है वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, मूव करता है, तो इतना जल्दी मूव करता है कि उसका पार्टिकल नेचर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेव नेचर, तो एज इफ वो एक वेव है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत आसान है लेकिन सिग्निफिकेंट है। E इक्वल टू एच म्यू मुझे पता ही है, म्यू के जगह C बाई लैम्डा एंड देयरफॉर E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये हुआ पहला चीज।
दूसरा फॉर्मूला हम लोग को ऑब्वियसली पता है कि E इक्वल टू mc², आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस. Combining these two, we तो finally मतलब get ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस था, ये पार्टिकुलर एंड वेव थ्योरी के पहले था कि बाद में था? ऑब्वियसली पहले था ना, नहीं तो कंबाइन कैसे करते दोनों को. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम लोग को एक फाइनल रिलेशनशिप मिला विच गोज लाइक दिस. बेसिकली lambda equal to h by p, where lambda is the wavelength, h is the Planck's constant, p is the momentum. This can also be written as h by square root of 2em. ये फॉर्मूला को मगअप कर लो, ये बहुत काम आएगा. नोट कर लो, मगअप कर लो, कुछ भी कर लो. रूट 2em मतलब 2 तो एक कांस्टेंट है ऑफ कोर्स, E है काइनेटिक एनर्जी, m है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ये तो यहाँ पे सब डिफाइंड है बेटा. ठीक है. ओके, तो ये जो फॉर्मूला था ये कौन आइडेंटिफाई किया था? डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली का फॉर्मूला को चैलेंज किया एक और सेट ऑफ साइंटिस्ट नोन एज डेविसन एंड गर्मर. दो जन का एक ग्रुप था. They collectively made a small modification to the formula and they said lambda is not actually equal to this. Instead, denominator में वो एक small electronic charge miss कर गया है, तो फॉर्मूला में एक small ही ऐड होगा. ये थोड़ा मार्क करके रखना. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम है, इसीलिए मार्क करके रखना कि नॉट सो इम्पोर्टेंट. आई मीन टू से कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आंसर देना, ये वाला मत देना, गलती से ये वाला मत दे देना. ठीक है. ये कब अगर पूछ दे देंगे सकता तो है? गलत थोड़ा कर सकते हैं. गलत है बिकॉज द क्वेश्चन विल स्पेसिफिकली मेंशन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ. अच्छा ठीक है, तुम अगर ये लिख देगा तो गलत हो जाएगा, हम यही बोल रहे हैं. ठीक है. देखो, अगर हम तुमसे रदरफोर्ड्स मॉडल पूछे और तुम बोलो नहीं नहीं बोर्ड्स मॉडल ज्यादा करेक्ट था, हम तो वही आंसर करेंगे सर, तो गलत है ना, अच्छा, बिकॉज हम समझ तुमसे गया, उसका समझ प्रीवियस गया. वाला मांग रहे हैं, हम गलत वाला ही मांग रहे हैं. हाँ. ठीक है ना. उसको मांगने पीछे भी कारण है रे, वहां पे कैलकुलेशन कम है. तो स्कूल एकेडमिक लेवल में वो लोग बोलते हैं बस ठीक है पहले वाला ही बता दो, तुमको पता है तो ये भी पता होगा. ठीक है. The next these couple of lines are not included, हम लोग के स्कोप में नहीं है, तो हम लोग इसको इंक्लूड करके मूव करके आगे निकल जाते हैं. I'll give you all 2 to 3 minutes. एक बार यहाँ तक देखो, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. यहाँ तक सारा चीज रिवाइज कर लो जो जो हम बताया. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे with the concept of Heisenberg's uncertainty principle, often referred to as HUP, HUP. ठीक है. तो ये टाइम है 1927 का. तुम लोग क्रोनोलॉजिकली देख रहे हैं ना, 1924 का बात किए थे, अभी 1927. जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वो लोग और रिसर्च कर रहे हैं और डिटेल्स में स्टडी कर पा रहे हैं. तो दिस इज द टाइम when electron was being studied in absolute depth. They found out something strikingly important. कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बात हो रहा है अनसर्टेनिटी का, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई चीज पता करना was getting complicated. तो वो लोग जो बोला, हम पहले तुम लोग को एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन और उसका डिटेल्स में वापस आएंगे. तो हाइजेनबर्ग अपने रिसर्च में खोजा कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो बहुत हाई स्पीड में मूव करता है. दैट इज व्हाट ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड. अब उसको फर्दर स्टडी करने के बाद ही रियलाइज्ड कि हम एक फिजिकल एग्जांपल देते हैं. मान लो सब कोई विजुअलाइज करो कि हम लोग खड़ा होके सामने विंडो के बाहर देख रहे हैं. ठीक है. अपने फ्लैट से खड़ा होके विंडो के बाहर हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि क्या हुआ. हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट, और लेफ्ट से एक गोली चला जो मेरे आंख के सामने से निकल गया राइट की तरफ. क्या मेरा बात समझ में आया? हाँ सर. या एक तीर चला जो लेफ्ट से राइट मेरे आंख के सामने से निकल गया. तो व्हाट विल वी नोटिस? एक फ्लैश ऑफ लाइट की जैसे लेफ्ट से राइट कुछ निकल गया, राइट?
हाँ, वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाया अगर बंदूक का गोली होगा, बट आई रियलाइज कि हाँ। समथिंग हैपेंड, लेफ्ट से राइट पुश करके कुछ चला गया, जैसे रजनीकांत एक जगह से दूसरा जगह जाता है फुल स्पीड। सो यू विल रियलाइज कि जब लेफ्ट से राइट कोई एक सब्सटेंस गया, तो अगर मेरे को कोई बता के बंदूक से गोली चलाता, तो हम अगर उस बंदूक का गोली को फॉलो करने का कोशिश करते, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकता था कि बता देता कि वो देखो गोली गया, राइट? उसका पाथ पता रहता है बस। हाँ, या फिर हाँ। हम ज्यादा से ज्यादा बता सकता कि ये देखो एक स्पीडोमीटर लगा के कि ये देखो इसका स्पीड इतना है, बट क्या हम दोनों को एक साथ कभी बता पाता? द टाइम, नहीं सर। आई मीन द वेलोसिटी एंड द पोजीशन, दोनों एक साथ क्या बताना संभव होगा? नहीं। आई मीन टू से, या तो तुम घड़ी में टाइम देख रहा होगा, या तो तुम सामने उस बॉडी का पोजीशन देख रहा होगा, दोनों एक साथ नहीं देख पाएगा, राइट? हाँ, हाँ। तो ही सेड कि अच्छा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इतना फास्ट है, बिकॉज इट इज अ वेव, उसका मूवमेंट इतना फास्ट है, इन अदर वर्ड स्पीड ऑफ लाइट है, कि जब वो मूव करता है उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। एक साथ दोनों चीज तुम बता दो, ये संभव नहीं है, तुम दोनों में से कि कोई एक चीज एक को ही पता बता चला तब तक दूसरा निकल गया। दो। एकदम एकदम करेक्ट। फिर अब आवाज नहीं आ फॉर्मूला रही। बेसिकली कोई फॉर्मूला निकालो होगा। वो एक अब फॉर्मूला बताएगा इसको लेके, वेरी हाँ। करेक्ट। तो अब वो सर ये भी बोला कि अगर पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम मोमेंटम को, सॉरी, पोजीशन और वेलोसिटी अगर साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो मोमेंटम भी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हिज अल्टीमेट हाँ। स्टेटमेंट वाज, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज कि एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड साइमल्टेनियसली। Second statement was exact position and exact momentum cannot be identified simultaneously. ये बात समझ में आ गया कि वो बोलना क्या चाहता सेकंड था? वाला क्या बोली, फिर से बोलिए ना। पहला वाला बताते हैं, exact position, हाँ। exact velocity cannot be determined simultaneously. दूसरा, exact position, exact momentum cannot be identified simultaneously. बट ये दोनों बात ठीक तो है। एक्चुअली सेम ही हुआ ना। मोमेंटम हाँ। मतलब क्या? मास इनटू वेलोसिटी, तो बात में तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही है। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। तो वो इसका एक मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन दिया कि डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका रीजन क्या हुआ? वही जो मैं अभी तुमको बताया है कि इलेक्ट्रॉन इतना मतलब जल्दी मूव करता है कि तुम हाँ, एक टाइम पे उसका मतलब दोनों, हाउ कैन यू से दैट द वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट? अरे वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव वैल्यू है, ये सारा अच्छा। वैल्यूज जो निकल रहा है ये सब एम्पेरिकल हाँ। वैल्यूज है बेटा, ओवर द इयर्स वो लोग अच्छा। स्टडी कर करके देखा है क्या आया। हाँ, ठीक है। क्रिश तुम ब्रेक लेके आ जा 10 मिनट में। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हम लोग तब तक करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, we'll follow it up with example number 12। पहले एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं, स्टार्ट।
हुआ? हेलो, सर हम भूल गया, व्हाट डज द एच स्टैंड फॉर? एच? प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू यहाँ पर दिया अच्छा, हुआ है। हाँ। ये सब ना एक बार में याद नहीं रहेगा, करते 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 याद रहेगा। आई सजेस्ट कि जो जो चीज इस चैप्टर में सीख रहे हैं वो एक कॉपी में, एक पेज में लिस्ट करते रहो, और फिर उसका सम्स करते वक्त पेज में खोज के निकालो कि वो टर्म कहाँ पे लिखा हुआ था। एक साथ सारा ऑटोमेटिकली वैल्यू पूरा लिख के चीज मतलब चाहिए। वो सुनने में ज्यादा लगता है, ज्यादा है नहीं। हाँ हाँ। रुंगता हो रहा है? रुंगता, आर यू देयर? हेलो, क्लास में है, बाद में कॉल कर रहा है। सबका हुआ ये? एक सेकंड सर, बस कैलकुलेटर प्ले। नहीं रुंगता, आई कांट हियर यू। हम घर बोल रहे हैं। Once we are done with 11, we'll start number 12. सर आंसर क्या है 11 का? 1400। हाँ सही है। मतलब 1399 ऐसे आया तो 1400 लिख सकता है। परफेक्ट है, चलेगा। ठीक है सर।
क्वेश्चन विजिबल नहीं है, वो ओपन विथ वाला पार्ट आ जा रहा है। हेलो। हाँ आप सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है। सर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स सर्कमफरेंस मतलब सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय अ नेचुरल नंबर। अच्छा इन दिस केस 2 होगा क्या? हाँ ठीक है। सर ये वाला रेडियस हुआ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये देखो यहाँ से निकलेगा। दिया ये रहा। सर यहाँ पर सेकंड वाला में फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेक अच्छा ठीक है समझ गया, गलत पढ़ लिया था।
ओके सर। डन। एक क्वेश्चन और करेंगे, नंबर 13। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है कि why cannot an electron exist inside the nucleus, ये एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम लोग को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में क्या पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। मतलब अगर हम h बाई 4 पाई को लेफ्ट हैंड साइड में उठा के ले आए तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द नोन पैरामीटर्स आउट हियर, हम लोग देखेंगे कि मेरा आंसर ग्रेटर देन 0 नहीं आया बल्कि नेगेटिव आ गया। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव आ गया, दिस मीन्स कि जो मेरा एक्सप्रेशन है दैट इज नॉन रियलिस्टिक, व्हिच इज नॉट फॉलोइंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देयरफॉर नॉट पॉसिबल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। एक सेकंड सर, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी माइनस एच बाई 4 पाई, ये क्या हुआ सर? ये रहा समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्लियर है। हाँ ये बोला क्लियर है। हम इसमें h बाई 4 पाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, ये आ गया। ओह अच्छा। अब डेल्टा p को हम मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख दिया। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें डेल्टा v का एक वैल्यू आएगा, अच्छा। वो आ गया मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब क्या किसी पार्टिकल का स्पीड मोर देन स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। देयरफॉर दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, नॉट पॉसिबल। अब ये लास्ट वाला पार्ट देख लो, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज 0.0058 मीटर्स पर सेकंड। मतलब अगर एक पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन का बात करें, उसका चेंज इन वेलोसिटी मुझे पता है 0.0058 मीटर्स पर सेकंड, तब व्हाट विल बी द चेंज इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स कितना होगा। तो फॉर ऑल सच केसेस हम लोग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी को लेंगे इक्वल टू रादर देन ग्रेटर देन h बाई 4 पाई m। अच्छा। नो मुझे h का वैल्यू पता है, 4 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, डेल्टा v पता है। क्या मिल जाएगा? डेल्टा हाँ। x। हाँ जो डेल्टा x आएगा दैट इज द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आज जो पार्ट किया उसके पहले तक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कैसे क्या लिंक हो रहा है। अभी ये थोड़ा समझ में आया, थोड़ा लिंक हो रहा है सब कुछ। एग्जैक्टली। और अभी एक्चुअल चैप्टर बाकी है हम लोग का। अभी तक हम लोग बोर्ड थ्योरी के संग ही रिलेटेड पार्ट्स कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट डे हम लोग एकदम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, एकदम फ्रेश। दिख रहा है सर वो नीचे। नहीं, वो नीचे वाला चीज तुम लोग के काम का नहीं है, चिंता मत करो उसको। हाँ तब ठीक है। हम देख बताएंगे के वो डर क्या गया। है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ के रखना, प्रैक्टिस करके रखना। नेक्स्ट डे हम लोग एक टोटली नया चीज करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो। हाँ, बट एज आई सेड कि ये पार्ट बार बार प्रैक्टिस करना होगा ताकि दिमाग में स्टिक करे। और दूसरा चीज, हम तुम लोग का टेस्ट का शेड्यूल कर देते हैं फ्राइडे को। लेट अस कीप इट इन द इवनिंग। ठीक है, ठीक है। अच्छा से पढ़ के रखना चैप्टर 1। हाँ। चलो, थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट सर।